नेपाल हिमालय की गोद में बसा एक खूबसूरत देश जो अपनी शांत वादियों और आध्यात्मिकता के लिए जाना जाता है। लेकिन साल 2025 में यही शांत वादियां एक अभूतपूर्व राजनीतिक भूचाल का केंद्र बन गईं। सड़कों पर युवा थे, देश का भविष्य कहे जाने वाले जेन जी प्रदर्शनकारी। उनकी आंखों में गुस्सा था, उनकी आवाज में बदलाव की मांग थी और उनके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। इस आंदोलन की आग ने नेपाल की सियासत को इस कदर झुलसाया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ओली को इस्तीफा देना पड़ा। देश एक राजनीतिक शून्य में खड़ा था, सरकार गिर चुकी थी और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सवाल हवा में तैर रहा था, अब आगे क्या होगा। इस अराजकता और अनिश्चितता के बीच देश को एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो निष्पक्ष हो, जिसका दामन साफ हो और जो इस तूफान में देश की नाव को सुरक्षित किनारे लगा सके। और तब इतिहास ने एक नया पन्ना पलटा। एक ऐसे नाम पर सहमति बनी जिसने दशकों तक नेपाल की न्यायपालिका में अपनी ईमानदारी और साहस का लोहा मनवाया था। एक ऐसा नाम जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का पर्याय बन चुका था। वो नाम था सुशीला कार्की, नेपाल के इतिहास की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। और अब 12 सितंबर 2025 को उन्होंने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेकर एक और इतिहास रच दिया। लेकिन कौन है सुशीला कार्की? एक किसान की बेटी से देश के सर्वोच्च पद तक का उनका सफर कैसा रहा? क्यों उन्हें महाभियोग का सामना करना पड़ा? और किन परिस्थितियों ने उन्हें आज उस कुर्सी तक पहुंचाया जहां से नेपाल का भविष्य तय होगा? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नेपाल की आयरन लेडी सुशीला कार्की की पूरी कहानी। हर महान कहानी की शुरुआत एक साधारण पृष्ठभूमि से होती है। इसके बाद में और सुशीला कार्की की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उनका जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के शंकरपुर गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। 7 भाई बहनों में सबसे बड़ी होने के नाते जिम्मेदारियों का बोझ और कुछ कर गुजरने की ललक उन्हें विरासत में मिली। यह वो दौर था जब नेपाल में महिलाओं के लिए शिक्षा के अवसर बहुत सीमित थे, खासकर ग्रामीण इलाकों में। लेकिन सुशीला के माता पिता ने शिक्षा के महत्व को समझा। उनके परिवार का नेपाल के दिग्गज नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नजदीकी संबंध था, जिसने उन्हें छोटी उम्र से ही राजनीतिक और सामाजिक चेतना दी। अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद सुशीला ने 1972 में महेंद्र मोरंग कॉलेज से कला में स्नातक बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की, जो त्रिभुवन विश्वविद्यालय का हिस्सा था। लेकिन उनकी ज्ञान की प्यास यही नहीं बुझी, वो राजनीति की गहराइयों को समझना चाहती थी। इसी इच्छा ने उन्हें भारत की ओर खींचा। वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भू पहुंची, जो उस समय भारतीय राजनीति और शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था। यहाँ उन्होंने न केवल दुनिया को देखने का एक नया नजरिया पाया, बल्कि 1975 में राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री भी हासिल की। बनारस में बिताया गया यह समय उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने उनकी सोच को एक नई दिशा दी। भारत से मास्टर्स करने के बाद वह वापस नेपाल लौटी। अब उनका लक्ष्य स्पष्ट था, कानून के जरिए समाज में बदलाव लाना। उन्होंने फिर से त्रिभुवन विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और 1978 में कानून में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक किसान की बेटी जो पहले कला, फिर राजनीति विज्ञान और अब कानून की पढ़ाई पूरी कर चुकी थी, एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी थी जो आसान नहीं था, लेकिन यही रास्ता उन्हें इतिहास बनाने की ओर ले जाने वाला था। कानून की डिग्री हासिल करने के बाद सुशीला कार्की ने अपने करियर की शुरुआत एक शिक्षिका के रूप में की। 1985 तक वह धरान के महेंद्र मल्टीपल कैंपस में सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रही थी। उन्होंने कानून की अपनी समझ को नई पीढ़ी के साथ साझा किया, लेकिन उनके अंदर की एक्टिविस्ट समाज में फैली असमानता और अन्याय के खिलाफ चुप नहीं बैठ सकती थी। यह वो दौर था जब नेपाल में पंचायत शासन था, एक ऐसी व्यवस्था जिसे कई लोग अलोकतांत्रिक मानते थे। 1990 में इस शासन के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन यानी पीपल्स मूवमेंट खड़ा हुआ। लोकतंत्र की इस लड़ाई में सुशीला कार्की ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वो सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं थी, बल्कि सड़कों पर उतरकर बदलाव की मांग करने वाली एक निडर योद्धा थी। इस आंदोलन में भाग लेने की वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और विराटनगर जेल में डाल दिया गया। जेल की वो 4 दीवारें उनकी आज़ादी तो छीन सकती थीं, लेकिन उनके हौसले को नहीं तोड़ पाईं। जेल में बिताए गए उन दिनों के अनुभवों ने उन पर गहरी छाप छोड़ी। सालों बाद उन्होंने अपने इन्हीं अनुभवों को अपनी कलम से कागज पर उतारा और कारा नाम का एक उपन्यास लिखा। यह उपन्यास सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि उनके संघर्ष और दृढ़ संकल्प का एक जीवंत दस्तावेज है। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से वकालत के लिए समर्पित कर दिया। 2008 तक
वह नेपाल बार एसोसिएशन में एक वरिष्ठ अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट बन चुकी थी। उनकी पहचान एक ऐसी वकील की बन गई थी जो मुश्किल केस लड़ने से नहीं डरती थी और हमेशा न्याय के पक्ष में खड़ी रहती थी। सुशीला कार्की की काबिलियत, ईमानदारी और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने जल्द ही देश की न्यायपालिका के शीर्ष नेतृत्व का ध्यान खींचा। जनवरी 2009 में उन्हें नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय में एक एडहॉक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। यह एक बड़ी उपलब्धि थी, लेकिन मंजिल अभी दूर थी। अपने काम और फैसलों से उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह इस पद के लिए कितनी योग्य हैं। अगले ही साल 2010 में उनकी नियुक्ति को स्थायी कर दिया गया। अब वह सुप्रीम कोर्ट की एक स्थायी न्यायाधीश थीं। साल 2016 आया और नेपाल की न्यायपालिका में एक नया इतिहास लिखे जाने की तैयारी हो रही थी। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ रिटायर होने वाले थे। संवैधानिक परिषद ने उनके उत्तराधिकारी के रूप में सुशीला कार्की के नाम की सिफारिश की। यह एक ऐतिहासिक सिफारिश थी। अगर यह मंजूर हो जाती तो सुशीला कार्की नेपाल के इतिहास में सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनती। कुछ महीनों तक एडहॉक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम करने के बाद आखिरकार 11 जुलाई 2016 को संसदीय सुनवाई में उनकी नियुक्ति की पुष्टि हो गई। उस दिन सुशीला कार्की ने सिर्फ एक पद की शपथ नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने नेपाल की हर महिला के लिए एक नई उम्मीद जगाई थी। उन्होंने उस शीशे की छत को तोड़ दिया था जिसे अब तक कोई नहीं तोड़ पाया था। उनकी नियुक्ति के समय ही यह साफ हो गया था कि वह एक अलग तरह की मुख्य न्यायाधीश होंगी। उन्हें उनकी सख्ती और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके अटूट रवैये के लिए जाना जाता था। उन्होंने पद संभालते ही ऐलान कर दिया था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति होगी और उन्होंने अपने कार्यकाल में इसे साबित करके भी दिखाया। मुख्य न्यायाधीश के रूप में सुशीला कार्की का कार्यकाल छोटा लेकिन बेहद प्रभावशाली रहा। उन्होंने कई ऐसे ऐतिहासिक फैसले दिए जिन्होंने नेपाल की राजनीति और समाज पर दूरगामी प्रभाव डाला। उनके फैसले दिखाते थे कि कानून के सामने कोई भी बड़ा नहीं है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। पहला बड़ा मामला था सूडान शांति मिशन भ्रष्टाचार कांड। इसके अलावा काठमांडू निजगढ़ फास्ट ट्रैक केस और सरोगेसी से जुड़े मामलों में उनके फैसलों ने देश में एक नई बहस को जन्म दिया। उनके सबसे साहसिक फैसलों में से एक था तत्कालीन सूचना और संचार मंत्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्ता को भ्रष्टाचार के मामले में दोषी ठहराना। एक सिटिंग मिनिस्टर को भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराना एक बहुत बड़ा कदम था जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। लेकिन उनका सबसे विवादास्पद और साहसिक फैसला तब आया जब उन्होंने लोकमान सिंह कार्की को भ्रष्टाचार निरोधक आयोग CAA के प्रमुख के पद से हटा दिया। अदालत ने पाया कि उनकी नियुक्ति योग्यता के मानदंडों को पूरा नहीं करती थी। लोकमान सिंह कार्की उस समय नेपाल के सबसे शक्तिशाली अधिकारियों में से एक माने जाते थे और उन्हें पद से हटाने के फैसले ने सुशीला कार्की को सीधे तौर पर राजनीतिक शक्तियों के सामने खड़ा कर दिया। यह फैसला उनकी निडरता का सबसे बड़ा प्रमाण था, लेकिन यही फैसला उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती भी लेकर आया। सुशीला कार्की के कड़े फैसले, खासकर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग से जुड़े मामलों में सरकार और सत्तारूढ़ दलों को असहज कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि न्यायपालिका उनके काम में दखल दे रही है। टकराव की जमीन तैयार हो चुकी थी और एक छोटी सी चिंगारी का इंतजार था। वो चिंगारी लगी नेपाल पुलिस के प्रमुख की नियुक्ति के मामले में। सरकार ने जय बहादुर चंद को पुलिस प्रमुख नियुक्त किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस नियुक्ति को पलट दिया। सुशीला कार्की की बेंच का मानना था कि नियुक्ति प्रक्रिया में वरिष्ठता और नियमों का पालन नहीं किया गया। सरकार के लिए यह आखिरी तिनका था। उन्हें लगा कि यह सीधे तौर पर उनके अधिकार को चुनौती है। 30 अप्रैल 2017 को सत्तारूढ़ दलों नेपाली कांग्रेस और CPN माओवादी सेंटर के सांसदों ने संसद में मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव दायर कर दिया। यह नेपाल के इतिहास में एक काला दिन था। एक मुख्य न्यायाधीश पर प्रस्ताव दायर कर दिया सिर्फ इसलिए महाभियोग लाया जा रहा था क्योंकि उसके फैसले सरकार को पसंद नहीं आ रहे थे। प्रस्ताव दायर होते ही नियमों के अनुसार सुशीला कार्की स्वतः निलंबित हो गईं। इस घटना ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। नागरिक समाज, वकील और आम जनता सड़कों पर उतर आई। इसे न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला माना गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी कड़ी आलोचना हुई। दबाव चारों तरफ से बढ़ रहा था। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जस्टिस चोलेंद्र शमशेर राणा की बेंच ने महाभियोग की कार्यवाही पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश जारी कर दिया। यह न्यायपालिका की अपनी स्वतंत्रता को बचाने की एक कोशिश थी। भारी सार्वजनिक से दबाव और अदालती रोक के बाद
नेपाली सरकार को पीछे हटना पड़ा। उन्होंने महाभियोग का प्रस्ताव वापस ले लिया। सुशीला कार्की की जीत हुई थी। यह सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे नेपाल की न्यायपालिका की स्वतंत्रता की जीत थी। कुछ ही समय बाद वह 65 वर्ष की आयु सीमा तक पहुंचने पर सम्मान के साथ सेवानिवृत्त हो गईं। उन्होंने एक दागदार व्यवस्था से लड़कर अपनी बेदाग विरासत को बचा लिया था। सेवानिवृत्ति के बाद भी सुशीला कार्की चुप नहीं बैठी। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी जिसका शीर्षक था न्याय। इस किताब में उन्होंने अपने शुरुआती जीवन से लेकर मुख्य न्यायाधीश बनने तक के सफर और संघर्षों को बयां किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी लोकतंत्र की आत्मा उसकी न्यायपालिका की स्वतंत्रता में बसती है। इसके अगले ही साल उन्होंने अपना उपन्यास कारा प्रकाशित किया जो जन आंदोलन के दौरान उनके जेल के अनुभवों पर आधारित था। इन किताबों के जरिए वह एक न्यायाधीश से एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी और लेखिका के रूप में सामने आईं जो देश के मुद्दों पर अपनी राय बेबाकी से रखती रहीं। साल 2025 नेपाल एक बार फिर सड़कों पर था। इस बार आंदोलन की कमान देश के युवाओं जेन जी पीढ़ी के हाथ में थी। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और राजनीतिक निष्क्रियता से तंग आकर उन्होंने व्यवस्था के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन छेड़ दिया। प्रदर्शन हिंसक हो गए और देश एक बड़े संकट में घिर गया। इस अभूतपूर्व दबाव के आगे प्रधानमंत्री ओली को झुकना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। देश में एक बार फिर राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। सरकार के बिना देश चलाना असंभव था। सेना ने अस्थायी रूप से कानून व्यवस्था संभाली। अब सवाल यह था कि अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन करेगा। जैन जी आंदोलनकारी किसी पारंपरिक राजनेता पर भरोसा करने को तैयार नहीं थे। उन्हें एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो निष्पक्ष हो, जिसकी छवि बेदाग हो और जो देश को इस संकट से निकालकर निष्पक्ष चुनाव करा सके। जूम मीटिंग्स और लंबी चर्चाओं के बाद 3 नामों पर विचार किया गया और उन सब में जो नाम सबसे ऊपर उभर कर आया वो था सुशीला कार्की का। यह एक स्वाभाविक पसंद थी। एक ऐसी महिला जिसने अपनी पूरी जिंदगी न्याय, ईमानदारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में लगा दी थी, जिसने सत्ता के आगे झुकने से इनकार कर दिया था और जिसके लिए महाभियोग तक का सामना किया था। जैन जी को उनमें एक ऐसा नेता दिखा जो उनके आंदोलन की आत्मा का प्रतिनिधित्व करता था और इसके लिए सत्ता के आगे झुकने से इनकार कर दिया था। 12 सितंबर 2025 को नेपाल के संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत सुशीला कार्की ने देश की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। यह एक ऐतिहासिक क्षण था। नेपाल को न केवल अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री मिली बल्कि एक ऐसा नेतृत्व मिला जो जनता के आंदोलन से उपजा था। सुशीला कार्की की सार्वजनिक जिंदगी जितनी दिलचस्प है उतनी ही असाधारण उनकी निजी जिंदगी भी है। उनकी शादी दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई जो नेपाली कांग्रेस के एक जाने माने नेता रहे हैं। दुर्गा प्रसाद सुवेदी प्रसिद्ध रॉयल नेपाल एयरलाइंस विमान अपहरण कांड में शामिल थे जो पंचायत शासन के खिलाफ एक राजनीतिक कार्रवाई थी। इन दोनों की मुलाकात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान हुई थी। एक क्रांतिकारी और एक भविष्य की न्यायाधीश की यह प्रेम कहानी भी अपने आप में अनोखी है। तो ये है सुशीला कार्की की कहानी। शंकरपुर के एक किसान परिवार की बेटी से लेकर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री तक का उनका सफर प्रेरणा, साहस और अटूट सिद्धांतों की एक मिसाल है। वो एक शिक्षिका रही, एक राजनीतिक कैदी रही, एक निडर वकील बनी, एक साहसी न्यायाधीश बनी और अब संकट के समय में वो अपने देश की नेता हैं। सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं है, यह इस बात का प्रतीक है कि जब जनता बदलाव का फैसला कर लेती है तो वह ऐसे नेताओं को चुनती है जो ईमानदारी और साहस का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका कार्यकाल भले ही अंतरिम हो लेकिन उनका प्रभाव स्थायी रहेगा। वह हमेशा नेपाल की उस आयरन लेडी के रूप में याद की जाएंगी जिसने कभी भी किसी भी परिस्थिति में न्याय का साथ नहीं छोड़ा। आपको सुशीला कार्की की कहानी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि वो नेपाल को इस मुश्किल दौर से बाहर निकाल पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।